प्रकाश डाला और दो विशेषज्ञ मेहमान और जुड़ गए हैं। दीक्षा हमारे साथ मनजीव सिंह पुरी हैं, पूर्व राजदूत हैं। जी बिल्कुल। जयंत दास गुप्ता जी हैं, वो भी पूर्व राजदूत हैं। हर्षवी पंत हैं, ORF हैं। तीनों विशेषज्ञ मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और तस्वीरें लगातार साझा कर रहे हैं मनजीव सिंह जी। ये राजघाट की कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो है श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मनजीव सिंह पुरी जी, मैं जानना चाहूँगा, पहला दिन किस तौर पर देखते हैं G20 समिट का, और दूसरे दिन क्या कुछ और होना भी बाकी है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, पहला दिन तो क्या कहें, आज के अखबारों ने जिसको कहा मैं उन्हीं को पढ़ देता हूँ। ए मेजर ट्रायम्फ फॉर इंडिया एंड इंडियन डिप्लोमेसी, इतना तो मानेंगे। सबने कहा 2 दिन पहले कि जॉइंट कम्युनिके नहीं हो सकता जिसमें सब एग्री करेंगे, वो हुआ। किसी ने ये नहीं समझा था कि 2 मिनट शुरुआत होने के बाद अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन करेगा और उसके बाद जो ग्लोबल अलायंस फॉर बायोफ्यूल और जो पब्लिक जो पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट हुई है, ये सब चीजें हुई। सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे एंड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे ऑफ अचीवमेंट्स फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। मैं तो ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बात कहूंगा, और ये मानव जात के लिए बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। जो चीजें ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो चीजें आगे बढ़ी हैं, और ऑल इन ऑल भारत की जो छवि है वो और सीमेंट हुई है, अच्छी तरह सीमेंट हुई है। ये एक दिन बहुत ही बड़ा सफलता और प्रशंसा का। बिल्कुल, ये जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है सर। मेरा सवाल रहेगा जयंत दास गुप्ता जी से, पूर्व राजदूत रहे। जयंत जी, वैसे तो इस वक्त जो समय है वो ब्रेकफास्ट का समय है, लेकिन मैं आपको कल के दिन की ओर ले जाऊंगी और बात करूंगी डिनर की। कहते हैं कि किसी भी अगर बायलैटरल मीटिंग की बात करें तो G20 की बात कर रहे हैं, जो डिनर डिप्लोमेसी है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अगर हम कल के इस डिनर की बात करें तो ये डिनर कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए? देखिए, जो बैठकें होती हैं बड़े पैमाने पर, जैसे G20 जिसमें न सिर्फ 20 देशों के राजदूत हैं या हेड्स ऑफ स्टेट हैं, बल्कि उनके अलावा बहुत सारे इनवाइटी देश भी हैं, आमंत्रित हुए हैं, जैसे बांग्लादेश है और कई देश हैं। तो इनके साथ सभी के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उनके साथ बातचीत करना उस बैठकों के दरमियान संभव नहीं होता है, और इसके लिए ये जो साइडलाइंस पर जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं या डिनर डिप्लोमेसी होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बातें होती हैं जो सबके सामने कहना मुनासिब भी नहीं है और न तो सब उसका परिप्रेक्ष्य समझेंगे। और इस लिहाज से जो बायलैटरल मीटिंग्स होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें बहुत जो पब्लिक फोरम पर जो देश कोई स्टैंड लेता है वो मैक्सिमलिस्ट स्टैंड होता है शुरुआत के समय में, लेकिन जब साइडलाइंस पर जब चल के आप अलग से बात करते हैं वन ऑन वन, उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाई जाती है और उसमें कुछ हल निकलता है अक्सर। जैसे मैं फर्ज कीजिए ये शुक्रवार की रात को यूक्रेन पर जो 7 पैराग्राफ्स हैं उन पर सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि रूस और चाइना ब्लॉक जो है वो उस पे सहमत नहीं थे, लेकिन उसमें सारी रात बातचीत हुई। और एक इसमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात की थी 2-4 दिन पहले प्रेसिडेंट पुतिन से, वो बहुत कारगर रहा, और उन्होंने जो बाइडेन साहब से अलग से डिनर की थी, बाइडेन साहब ने यूरोपियन यूनियन को समझाया, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया था और वो किसी भी सूरत में बाली डिक्लेरेशन से अलग हट करके कुछ मानने को तैयार नहीं थे। तो ये सारी बातें बैकग्राउंड में है, लेकिन एक और चीज है, G20 की ये बैठक तो आज समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसके आगे बहुत सारी चीजें करनी है, और उनके लिए हेड्स ऑफ स्टेट के बीच में एक आपसी तालमेल और एक
अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। जी जैसे एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में जो समझौता हुआ है फॉर रेल कॉरिडोर, उसमें रेल के अलावा डेटा लिंक भी बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी का भी एक केबल लेड होगा, और हाइड्रोजन की भी एक पाइपलाइन, क्लीन हाइड्रोजन की भी एक पाइपलाइन बैठाई जाएगी। तो ये एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैसला हुआ है। तो इसमें कई महीनों से बातचीत चल रही थी, मई से ही बातचीत चल रही थी। अब इसकी जो पहली बैठक होगी वो 60 दिनों के अंदर होगी। सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी इसमें $20 बिलियन का अपना योगदान देने का ऐलान कर दिया है, कल ही किया है। तो ये जो आपसी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, साइडलाइंस पर जो बात होती है या अलग से डिनर होती है, उसमें इसको काफी हद तक आगे बढ़ाया जाता है। जी, हर्ष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष, वी पंत जी, ये कॉरिडोर की बात तो हुई है, ये कॉरिडोर यूरोप तक जाने वाला है, 8 देश इसमें समाहित हैं, एक बड़ा फैसला है। और दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर भी एक बड़ा निर्णय कल लिया गया है, जिसमें वैश्विक गठबंधन तैयार कर लिया गया है और इस गठबंधन के केंद्र में कहीं ना कहीं भारत रहने वाला है। और हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के भीतर भी स्वच्छ ऊर्जा को लेकर बहुत जोर रहा है। किस तरीके से देखते हैं इस बिंदु को? देखिए, जलवायु परिवर्तन और इससे जो जुड़ी हुई समस्याएं थी, उनको लेकर भारत का जो रुख रहा है, वो पहले थोड़ा सा सवालों को उठाने वाला ज्यादा था, समस्याओं का समाधान प्रपोज करने वाला कम था। और उसमें बदलाव हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, जहां भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर इस विषय को भारत की जनता से जोड़ने की कोशिश करी है और कुछ ऐसे प्रयासों को आगे ले जाने की कोशिश करी है जो प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत हुई थी। वो भारत ने एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव एक सोल्यूशन दिया था, और उसमें जो मोबिलाइजेशन हुआ, उससे आज इतने सारे देश जुड़े हैं कि मुझे लगता है जब हम बायोफ्यूल अलायंस की आज बात करते हैं तो भारत के पास ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, ज्यादा कुछ नया प्रपोज करने की। और इसके चलते जब भारत का जो पूरा नजरिया है जलवायु परिवर्तन को लेकर और इस विषय को लेकर, जो कि ग्लोबल चैलेंज के तौर पर खड़ा हुआ है, और उसमें खासकर जो देश है, विकासशील देश है, वो ज्यादा परेशान है। तो पहले ये मुद्दा विकासशील और विकसित देशों के बीच की लड़ाई के तौर पर देखा जाता था। भारत ने उसको एक ब्रिज के तौर पर, एक ब्रिज बनकर उसको एक डायलॉग के तौर पर कन्वर्ट किया है कि विकसित देशों की तो रिक्वायरमेंट का काम तो है ही कि वो क्लाइमेट फाइनेंस में या टेक्नोलॉजी शेयरिंग में योगदान दें, लेकिन विकासशील देशों को भी आगे आकर इसमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी। और भारत ने जैसे 2070 नेट जीरो का जो टारगेट रखा है, उसके चलते भारत के ये एक टारगेटेड अप्रोच है कि आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच है पूरा जलवायु परिवर्तन को लेकर। तो उसमें मुझे लगता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद जो बायोफ्यूल अलायंस की हम बात कर रहे हैं आज, ये दूसरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश है और बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इसमें अगर हमको ऐसे सोल्यूशंस हम नहीं देते हैं दुनिया को, तो कहीं पर जो पूरा जो डिस्कशन है वो अटका हुआ है। दोनों ही पक्ष ऐसा चाहते हैं कि दूसरी साइड कुछ कोशिश करे, और भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद जो कोशिशें कर रहा है और जिस तरह से दुनिया के अलग अलग धड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे लगता है इसमें भी हमको दिखाई दिया। इसमें आप देखिए जिस तरह से जो देश जुड़े हुए हैं, वो मॉरिशस और बांग्लादेश जैसे देश भी हैं, अमेरिका जैसा देश भी है, और ब्राजील और अर्जेंटीना जैसे देश भी हैं। तो एक प्रॉपर ग्लोबल अलायंस है, और जैसे जैसे इसमें और देश जुड़ेंगे, जैसा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ हुआ है, मुझे लगता है बायोफ्यूल का जो एजेंडा है ये आगे आगे चलकर जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है उस पर और तीखी नजर कर पाएगा और ज्यादा अच्छे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमको दे पाएगा, क्योंकि इस समय उसी की जरूरत है। इससे ज्यादा कि हम आइडियोलॉजिकल वॉर में पिसे रहे, उससे आगे निकलकर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हैं जिससे कि इस मुद्दे का समाधान निकल सकता है। और जैसा हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कॉन्सिक्वेंसेस हमको नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते मुझे लगता है बड़ी महत्वपूर्ण पहल है। और जैसे और देश जुड़ेंगे और जैसे भारत इसकी लीडरशिप लेगा आगे, उस पर नजरें बनी रहेंगी और भारत को एक सस्टेन्ड कमिटमेंट के तौर पर इसको देखना पड़ेगा। जी मंजीव पुरी जी, मेरा सवाल आपसे है, कल के अगर ओवरव्यू को देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इट वाज अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ इंडिया टू ब्रिंग ऑल द कंट्रीज ऑन द सेम टेबल विद एवरीवन्स कंसेंसस. It has been one of the historic movements of G20. Either we speak of Deccan high-level principles on food security,
चेन्नई ब्लू ओशन इकोनॉमी, गोवा रोड मैप ऑफ टूरिज्म, गांधीनगर फॉर लैंड रेस्टोरेशन और जयपुर फॉर एमएसएमई कोड टू G20 शेरपाज बिगेस्ट फोकस हैज बीन ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कुल मिला के देखें तो तकनीक के साथ एक ऐसा मोड़ लिया है इस G20 ने जहां पर भारत को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। ये जो तकनीक के साथ एक नया मोड़ G20 के इस सफर में आया है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इसको बहुत अच्छी तरह देखता हूं और मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं जी। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया। आप सब याद करेंगे कोविड के समय जब इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ तो भारत की इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतने बड़े पैमाने से हम डिजिटल की तरफ गए। हमने कोविन ऐप किया। ये सारी हमारे जो उपलब्धियां हैं जिसको हम लोग इंडिया स्टैक करते हैं, ये आज 17-18 और देशों ने भी इनको टेक ऑन किया है। इनफैक्ट नंबर्स और भी बढ़े। मुझे खुशी इस बात की हुई है कि G20 जैसा एक जो गेट टुगेदर है जहां पर दुनिया के सबसे विकसित देश हैं, उन्होंने भी माना है और एक्नॉलेज किया है कि भारत ने टेक्नोलॉजी, और वो भी टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी फॉर द पीपल, उसको किस तरह अपनाया और किस तरह इसको आगे ले जा सकते। दूसरा पहलू मैं आपको कहना चाहूँ, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी दिल्ली डिक्लेरेशन में बात, बिल्कुल, और बात क्या हुई, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में भी बात हुई, और बात क्या हुई, देखिए ये तो अब सब चीजें आ गई। अब हमें इंपॉर्टेंट बात ये करनी है कि दुनिया के सबसे हम इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, लेट अस गेट टुगेदर कि हम इसको किन तरह से रेगुलेट करें। ये नहीं कि ये सब खराब है इसको छोड़ दीजिएगा, ये वो नहीं, इसको किस तरह रेगुलेट करें सो दैट दे बिकम बेनिफिशियल टूल्स फॉर ऑल। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टेक्नोलॉजी जो है हमने भी की, दुनिया ने भी की, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में भी बात हुआ, लेकिन टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने के लिए कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन बिल्कुल अहम और इंपॉर्टेंट होता है। और इस G20 की डिक्लेरेशन हैज हाइलाइटेड एंड अंडरस्कोर्ड दैट वेरी पॉइंट। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू शोकेस इंडिया, but also to do something which is very important for humankind's future, which is collaborative action in the areas of technology. घोषणा पत्र के संदर्भ में जयंत दासगुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, घोषणा पत्र को लेकर जो है ये था कि ये एक्सेप्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और तुरंत जो है एक्सेप्ट हो गया है तालियों की ध्वनि के बीच। लेकिन हमने देखा राष्ट्रों के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग विचारों वाले दो देशों को एक साथ साधने में सक्षम रहते हैं। तो क्या जो उनका ये जो हुनर है, एक साथ अलग अलग विचारों वाले राष्ट्रों को साधना, वो इस घोषणा पत्र को स्वीकार करने के संदर्भ में भी देखा जा सकता है? वो विशेषता उनकी यहाँ पर भी सामने आई है। संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों में जो एक आपसी एक संबंध जोड़ने का कार्य किया है राष्ट्र प्रधानों के साथ, फर्ज कीजिए जैसे अफ्रीका की ही बात है। अफ्रीका के वो 10 देशों में गए हैं पिछले 9 वर्षों में। अमेरिका तो 6-7 बार मेरी याद में है कि वो गए। बाइडेन साहब का ये पहला भ्रमण है। मैक्रोन साहब के साथ भी उनकी अच्छी तालमेल है। उधर अगर आप देखें जापान के साथ वो हमारे स्वर्गीय आबे साहब के साथ जो प्रधानमंत्री थे, उनका बहुत ही अच्छा संबंध एक स्थापित हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने एक अपने स्तर पर काफी पहल की है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बनाई है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री जी की जो बात है, एक खासियत है कि वो कंसेंसस बिल्ड करने में इंटरनेशनल फोरम में बहुत ही सक्षम रहे। बाली में भी कहा जाता है कि जब स्थिति इंडोनेशिया प्रेसिडेंट था उस वक्त, और नवंबर की बात है, जब ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन की स्थिति थी, दोनों जो पक्ष थे वो समझौता करने के लिए राजी नहीं थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से एक समाधान निकल सका, और भी देश थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया, और उसके बाद समझौता का एक माहौल सा बना। और उसके बाद यद्यपि
एक डिक्लेरेशन जो है वो यूनानिमस नहीं हुआ, कंसेंसस बेस्ड नहीं हुआ, फुटनोट उसमें रहे, लेकिन उसमें भी प्रधानमंत्री जी का साथ था। अफ्रीका को G20 में शामिल करना, इस संदर्भ में अगर और कोई देश, मान लिए कि फर्ज कीजिए कि चीन ऐसा अगर करता, ये हमें कहना नहीं चाहिए, तो शायद इतनी उसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं हो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के पक्ष में। हो सकता है कि मैं ये कंजेक्चर कर रहा हूं, हो सकता है कि वो वैसे भी एक्सेप्टेबल होता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज इस G20 से निकल कर आई है कि यूरोपियन यूनियन के 5-6 देश G20 में शामिल हैं। यूरोपियन यूनियन अलग से भी G20 का सदस्य है। अफ्रीका का सिर्फ साउथ अफ्रीका ही है और बाकी 54 देश में से कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। और जो आने वाले दशकों में जो सबसे ज्यादा ग्रोथ होगा वो अफ्रीका का होगा। तो ये जो उन्होंने सबकी सहमति से और एक सर्वसम्मति से एक बहुत ही अच्छी एक अच्छा फैसला करवाने में सक्षम हुए हैं, ये उनके पर्सनल क्रेडिट की बात है और उनके अच्छे संबंधों की बात है जी। उनकी जो एक तालमेल स्थापित करने की और धीरे धीरे कंसेंसस बिल्ड करने की जो क्षमता है, उसको दर्शाता है। बिल्कुल। अगला सवाल मेरा होगा हर्षवी पंत साहब आपसे। अगर हम भारत की इस अध्यक्षता को देखें तो भारत की पहल के बाद अब जो G20 देश हैं वो दरअसल 21 देश हो गए हैं। हम परंपरागत अब अपनी ये जिम्मेदारी जो G20 अध्यक्षता की हम पूरे 1 साल से निभा रहे हैं वो आगे ब्राजील को देने वाले हैं। भविष्य में G20 का ये सफर आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो जहां तक इतिहास बनाने की बात है, भारत ने इतिहास बना दिया कि G20 को G21 बना दिया जी। तो वो भी अपने आप में याद रखा जाएगा। लेकिन आगे जो सवाल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो शुरू से भारत कहता आया कि देखिए इतना विघटन है, इतना पोलराइजेशन है इस समय दुनिया में, और उस पोलराइजेशन में जो बाकी सारे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफंक्ट से पड़े हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। हमने WTO के बारे में भी पढ़ा है, देखा है क्या हो रहा है, वहां पर कुछ नहीं, वहां पर डेडलॉक बना हुआ है। WHO का हाल हमने देखा कोविड के टाइम में। तो जो 1945 के बाद जो वैश्विक व्यवस्था बनी थी वो आज के संदर्भ में एक तरह से मार्जिनल होती जा रही है। और G20 हालांकि कोई बहुत एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म इससे पहले नहीं माना जाता था। ये था कि यहाँ पर सारे विकसित और विकासशील देश आते हैं और बात करते हैं, दुनिया वैश्विक चुनौतियों के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन मुझे लगता है भारत ने इसका जिस प्रकार से उपयोग किया है इस मोमेंट का जो आज भारत के सामने है या दुनिया के सामने है, और उसमें G20 की महत्ता को जिस तरह से भारत ने एक्सपोज किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत ये कह रहा है कि अगर आपके बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं चल रहे हैं और वो आज की रियलिटीज को, 21वीं शताब्दी की रियलिटीज को नहीं इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो आपको G20 जैसे प्लेटफॉर्म को और ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि यही एक मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर विकासशील और विकसित देश एक साथ बैठते हैं। और जब जैसा एम्बेसडर दासगुप्ता कह रहे थे, जब अब अफ्रीका इसमें आ गया, जो अफ्रीकन यूनियन आ गई, जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर डेमोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ऑप्टिमिज्म है भविष्य को लेकर, तो आप ये मान सकते हैं कि ये बड़ा रिप्रेजेंटेटिव एक तरह से प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब इफेक्टिवनेस नहीं होता है, लेकिन भारत ने ये कोशिश करी है कि इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म की जब हम बात करते हैं, तो G20 को एक नए तरीके से समझा जाए, उसकी एक नई व्याख्या की जाए, उसके सामने आगे आने वाले समय में वैश्विक चुनौतियां जिस प्रकार बढ़ रही हैं, क्या G20 एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन सकता है जो हमको समाधान दे पाए। आप देखिए यूक्रेन में भी कहीं और कुछ बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर किसी प्रकार का कोई कंसेंसस यूक्रेन जैसे मुद्दे पर भी आया है, जाहिर बात है उसमें सब खुश नहीं है, यूक्रेन को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई होगी, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल्स की बात करें, मूल्यों की बात करें, तो जो भारत ने वो मूल्य जो यूक्रेन वॉर से रिलेटेड थे कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सैक्रोसैंक्ट होनी चाहिए, यूएन इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर
सेंट्रल होना चाहिए रेजोल्यूशन में। यहाँ तक की बात कही गई कि थ्रेट एंड द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु शक्ति का किस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, वो सारी बातें भी इसमें रखी गई हैं। तो कहीं पर ये एक बड़ा बैलेंस डॉक्यूमेंट अपने आप में एक ऐसे विषय पर भी है जो जिसमें कि बहुत ज्यादा दुनिया भर में तनाव है, विघटन है, डिविजन्स है। तो मुझे लगता है कि G20 अगर प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस आगे आने वाले समय में भी बनी रहती है तो इसके परिणाम सुखद ही होंगे, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, जिस तरह की इक्वालिटी है, जिस तरह की समावेशी इंक्लूसिवनेस है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई नहीं देती। और जिस तरह की कैपेबिलिटी है, जैसा वैसे पुरी ने शुरू में कहा कि ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट देश हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सारी अगर आप चीजें मिला लें तो मुझे लगता है G20 अपने आप को एक नए सिरे से खोज सकता है, नए सिरे से डिफाइन कर सकता है, और वैश्विक प्रायोरिटीज में उसका क्या रोल होगा वो दुनिया एक नई तरह से डिफाइन करने में सक्षम हो सकती है। और भारत ने उसकी पहल करी है। अब वो बाकी और देश इसमें क्या करते हैं, आगे कैसे ये बात आगे बढ़ती है, ये तो देखना होगा अगले कुछ सालों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खासकर जो ग्लोबल साउथ का एजेंडा है वो अभी भी सैक्रोसैंक्ट रहने वाला है, क्योंकि पहले इंडोनेशिया के पास थी प्रेसिडेंसी, अब भारत के पास है, फिर ब्राजील के पास होगी और उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास होगी। तो ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है वो मुझे लगता है हावी रहेगा। और अगर वो हावी रहेगा तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर, और खासकर मुझे लगता है दुनिया में सारे ही ऐसे वैश्विक मुद्दे हैं जहां पर अगर हम ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से उनको स्टडी करें, उनके सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करें तो हमको ज्यादा मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है बात यह है बढ़ने वाली लगातार जो है समिट के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसके अलावा जो है द्विपक्षीय वार्ताएं भी लगातार चल रही हैं। आज भी प्रधानमंत्री की बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। प्रधानमंत्री आज कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। अगर बैठकों की बात करें तो प्रधानमंत्री फ्रांस, ब्राजील, तुर्की, यूएई और कोमोरोस के साथ उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। बिल्कुल, यूएई, दक्षिण कोरिया, यूईसी और नाइजीरिया के साथ भी आज मुलाकात का जो प्लान रखा गया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ आज वर्किंग लंच करेंगे। आपको बता दें कि आज G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री के आज कई कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री फ्रांस, ब्राजील, तुर्की, यूएई और कोमोरोस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर बात चल रही है कार्यक्रमों की। घोषणा पत्र पर सबकी निगाह थी और एक्सेप्ट कर लिया गया और आज वो सबके सामने आ भी जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त चर्चा सत्रों का आयोजन भी किया गया है। 2 चर्चा सत्र कल हो चुके हैं, वन अर्थ वन फैमिली। आज भी एक तीसरा चर्चा सत्र होगा, वन फ्यूचर। तो क्या माना जाए मंजीव सिंह पुरी जी, जो पहले जो 2 सत्र रहे हैं वो कितने महत्वपूर्ण थे और उसका एक्सटेंशन होगा, उसका विस्तार होगा आज तीसरे सत्र में वन फ्यूचर में। समाहित रूप से इन तीनों सत्रों को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत धन्यवाद। देखिए मैं तो इन सारी चीजों को एक किस्म के होल की तरह देख, जो कल के जो थे उनको आप कह सकते हैं लेगेसी और प्रेजेंट को उसको देखा। प्रोफेसर पंत ने बहुत अच्छी तरह कहा कि G20 एक ही मात्र जगह है यूनाइटेड नेशंस को छोड़ के जहां पर विकसित और विकास और इमर्जिंग कंट्रीज विद द ग्रेटेस्ट कैपेबिलिटीज वो लोग इकट्ठे हो। अब अगर यूक्रेन जैसे इतने पेचीदे मुद्दे पे भी ये लोग इकट्ठे आ पाए तो चांसेस आर कि हम लोग ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है, और हम लोग बार बार कहते हैं ग्लोबल साउथ एक्चुअली डेवलपमेंट का जो एजेंडा है, और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें विकसित देशों का सबसे ज्यादा भला है। क्योंकि ये तो कहने की बात है कि वो विकसित है, उनकी अपनी जिंदगी चल रही है, और हमारी जो विकास है इससे उनको सबसे ज्यादा फायदा है। इसलिए सारी दुनिया के लिए ये फायदेमंद अप्रोच है और G20 हमेशा इंपॉर्टेंट है। अब आया आज का दर। नेचुरली यू हैव टू लुक एट द फ्यूचर। आफ्टर ऑल सब कुछ जो हम कर रहे हैं फ्यूचर के लिए ही कर रहे हैं। 2030 तक SDGs को हमें बिल्कुल पाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमने कई साल पहले एग्री की। लेकिन मिडवे पॉइंट पे जब हम लोग पहुंचे हैं तो क्या नजर आता है कि बहुत ज्यादातर SDGs पे सारी दुनिया ही पीछे रह गई है और ज्यादातर मुल्क भी पीछे रह गए हैं।
साथ में इसका कारण बहुत है, कोविड है, कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज्यादा चीजें हैं। साथ में क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियलिस्ट इशू है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और कुछ साल पहले लोग इसके बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन अब तो उभर के आ गया। और मेरे को सबसे अच्छी बात लगी कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन में बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं जो क्लाइमेट चेंज को डिफाइन ही नहीं करते, लेकिन उसके लिए ठोस कदम उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे कि कितना सारा, ढेर सारा पैसा चाहिए जिसको आने की जरूरत, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस को किस तरह डेवलप करना चाहिए, किस तरह उनको मोल्ड करना चाहिए, एनर्जी ट्रांजिशन में क्या होना चाहिए, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। और प्रतिबिंब जी, मैं जाने से पहले एक और आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँ। एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई बिटवीन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और वर्ल्ड बैंक के बीच। आपको शायद याद हो कि ये G20 हमारी प्रेसिडेंसी में एक एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप किया गया है, प्रोफेसर लैरी समर्स और हमारे एनके सिंह साहब के जॉइंट अध्यक्षता के बीच में, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स का किस तरह रिफॉर्म होना चाहिए। ये मैं मानता हूं शायद सबसे ठोस कदम है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि एंड में इफ यू कैन गेट रिसोर्सेज you can do lots of things, development, sustainability, climate change, all things can be tackled। और इसको देशों ने कल एक स्पेशल डिक्लेरेशन में, जिसको कहते हैं, स्ट्रांगली अंडरस्कोर किया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि सिर्फ आज के दिन के ऊपर हमारी फोकस नहीं है, फ्यूचर के बारे में फोकस है। आफ्टर ऑल फ्यूचर रहेगा, सस्टेनेबिलिटी रहेगी, तो हम लोग सब लेंगे। लेगेसी किसके लिए? इसी के लिए तो है। बिल्कुल मंजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पृथ्वी होगी, हम परिवार की तरह होंगे, तभी हम बेहतर भविष्य की बात कर सकते हैं। और बेहतर भविष्य को बनाने के लिए जिस प्रकार द्विपक्षीय बैठकों में राष्ट्र के अध्यक्ष मिल रहे हैं, 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जापान के राष्ट्राध्यक्ष फूमियो किशिदा के साथ बायलैटरल मुलाकात, द्विपक्षीय बैठक। और तीसरी तस्वीर इटली की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की अध्यक्षा जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। 3 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। 3 तस्वीरें 3 राष्ट्रों के साथ भारत के प्रगाढ़ होते संबंधों की छवि प्रस्तुत करती है। और इसी के साथ इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, मेरा सवाल आपसे रहेगा जयंत दास गुप्ता जी, जब हम कहते हैं कि हम वन फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ऐसे में हमने पृथ्वी की बात की, हमने एक परिवार की बात की, हमने एक सामंजस्यता की बात की। अब जब हम फ्यूचर की ओर बढ़ रहे हैं, और आज अगर मैं कहूँ तो भारतीय अध्यक्षता का कहीं ना कहीं हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हम यहाँ से ब्राज़ील को इस अध्यक्षता को सौंपेंगे। ऐसे में ब्राज़ील के बारे में कहूँ तो ये दुनिया की एमर्जिंग ग्रीन इकोनॉमी है। ऐसे में आगे बढ़ते हुए कदम, भारत और ब्राज़ील के संबंध और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ते कदमों को कैसे देखते हैं आप? इस बैठक में एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा हुई, वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हुई जी। उसमें 9 देशों ने अपनी सहमति जताई है उसमें योगदान करने की। और उसके अतिरिक्त 10 देश जो बाहर थे, इस G20 में नहीं सम्मिलित हुए, उन्होंने भी अपनी सहमति जताई है। इसके अतिरिक्त 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ADB है और इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कई संगठन इसमें हैं अंतर्राष्ट्रीय, जिन्होंने योगदान देने की घोषणा की। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत बहुत शीघ्र 20% अल्कोहल पेट्रोल में सम्मिलित करने का इरादा रखता है। और उन्होंने ये सुझाव दिया कि सारे विश्व में अगर इस प्रकार का एक पहल हो कि 20% अल्कोहल सब्स्टिट्यूटेड होगा पेट्रोल में, तो उसमें भी जलवायु परिवर्तन का जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। बायोफ्यूल के बारे में ये बता दें कि इसमें न सिर्फ प्लांट या एग्रीकल्चरल वेस्ट, बल्कि एनिमल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट
और इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट भी सम्मिलित है। तो इन सब का जो आप डिस्पोजल की बात करते हैं, वो उसमें न सिर्फ आपका संसाधन की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी आप शायद फॉसिल फ्यूल से या बायो फ्यूल से भी आप बना सकते हैं। तो बायोमास से जो फ्यूल आप बनाएंगे, उसमें दो तरह से जलवायु परिवर्तन की दिशा में अगर आगे की कार्रवाई होगी। एक तो कि इसमें फॉसिल फ्यूल जलाने की जो बात होती है, जिसके चलते कार्बन एमिशंस बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन का इंडेक्स बढ़ता है, वो घटेगा, कुछ हद तक घटेगा। ये बात नहीं है कि बायोफ्यूल जलाने से बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी कम होंगे फॉसिल फ्यूल की तुलना। तो ये एक बात हुई। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की बात हुई, खासकर इंडस्ट्रियल बायो वेस्ट की बात हुई, जो अक्सर कहीं या तो गाड़ दिया जाता है या मामूली तरह से, खास करके विकासशील देशों में, उसका जो डिस्पोजल है वो बहुत साइंटिफिक तरीके से नहीं किया जाता। तो इन दोनों पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस अपना काम आगे बढ़ाएगा जी। ब्राजील का जहां तक अध्यक्षता लेने की बात है G20 की, ब्राजील ने कई मुद्दों में बहुत आगे काम किया है। एक तो उन्होंने जो ये हाइब्रिड इंजन की बात बहुत सालों से उन्होंने चलाई है, जिसमें कि अल्कोहल को गैसोहॉल कहते हैं, जिसमें गैसोलीन और अल्कोहल का सम्मिश्रण होता है, और उसमें आप 100% गैसोलीन पर चला सकते हैं, 100% अल्कोहल से भी चला सकते हैं गाड़ी। तो इसमें ये टेक्नोलॉजी जो है सारे विश्व में अन्य देशों के पास ये अभी तक नहीं आई है, या उन्होंने इसे डेवलप नहीं किया है। ये एक मुद्दा है। दूसरी बात है कि उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में भी काफी काम किया है, और न्यूक्लियर एनर्जी में अगर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल की बात को आप क्षण भर के लिए भूल जाइए, क्योंकि उसके भी तरीके हैं जो वैज्ञानिक ढंग से उसका डिस्पोजल किया जा सकता है। तो कम से कम फॉसिल फ्यूल पर जो निर्भरशीलता रहेगी विश्व की, वो घटेगी। और तीसरी चीज है कि ब्राजील इक्वेटर के पास स्थित है और काफी दक्षिण तक उसका विस्तार है। तो ब्राजील में एक सनलाइट इतना ज्यादा है कि ब्राजील ने अपना सोलर एनर्जी में भी काफी काम आगे बढ़ाया है, और रिन्यूएबल एनर्जी में, विंड एनर्जी में भी ब्राजील का योगदान काफी अच्छा रहा है। जी हाँ, भारत भी कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में से है, माना जा सकता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और बहुत सारे देशों में तो सूर्य जो है बहुत कम समय के लिए उगता है। प्रधानमंत्री का लगातार जोर रहा है कि इसका लाभ हमें उठाना चाहिए, और लगातार उनका जोर रहा है सौर ऊर्जा पर। अगर बात करें कार्यक्रमों की, तो कल रात राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए डिनर में अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आना सबसे सुंदर तस्वीरों में से एक था। दीक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने प्रतिबिंब। भारत मंडपम में एक स्थान पर दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा की प्रतिकृति बनी है, जहां पर राष्ट्रपति ने सभी का अभिवादन किया, प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन किया। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ सभी का स्वागत अभिवादन किया, बल्कि उन्हें भारत के प्राचीन गौरव के उस अध्याय का पन्ना भी लगातार वो दिखाते रहे, जिसके दम पर हम गर्व से कहते हैं कि भारत किसी समय दुनिया को ज्ञान की रोशनी देता था। हमारे पास दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था। और मैं आपको बताऊं प्रतिबिंब, जितनी भी ये तस्वीरें थी, एक बार हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आए, तो उन्होंने ये जिज्ञासा जरूर जताई कि ये जो तस्वीर है इसके क्या मायने हैं, चाहे ये धर्मचक्र की बात हो या नालंदा विश्वविद्यालय की। और प्रधानमंत्री ने बड़ी आत्मीयता के साथ उन्हें उस तस्वीर के बारे में बताया, उस संस्कृति और उस सभ्यता से जुड़े जितने भी मूल्य हैं उन सब के बारे में बताया। और ये देखिए विहंगम तस्वीरें, ये रात की तस्वीरें हैं, कितना सुंदर लग रहा है भारत मंडपम, चारों तरफ रंगीन रोशनी से नहाया हुआ, और बीच में विश्व का सबसे बड़ा नटराज।
अपने आप में इस दृश्य को और भी खूबसूरत और विहंगम बनाता हुआ। और यही खासियत है भारत की, यही खासियत है भारतीयता की। और अगर मैं G20 के परिप्रेक्ष्य में कहूं, अगर मैं अन्य देशों के बारे में कहूं, मैं इसमें तो एक और एड ऑन करना चाहता हूं। हुआ, नटराज की तस्वीर की मूर्ति की आपने बात कही, जी। टाइम मशीन, ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक टाइम मशीन लगाई गई है और दुनिया भर के वैज्ञानिक उस टाइम मशीन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और उस टाइम मशीन को जहां लगाया गया है उसके मुहाने पर भी नटराज की एक विशाल इस तरीके की प्रतिकृति, इस तरीके की मूर्ति लगाई गई। बिल्कुल। और ये जो तस्वीरें आप रात की देख रहे हैं, रात को जो भोजन कार्यक्रम रखा गया था, डिनर कार्यक्रम, उसमें किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से बताते हुए कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत में था, भारत ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, भारत में ही दुनिया का पहला विश्वविद्यालय खुला था जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में हुई थी। जी हाँ, ये जो चित्र आपने देखा आपको पृष्ठभूमि में दिखा रहे थे कि वो नालंदा के उसी महान विश्वविद्यालय के अवशेष हैं। दुर्भाग्यवश सन 1193 में आक्रमण के बाद इसे नष्ट कर दिया गया था। बिहार के नालंदा में स्थित इस विश्वविद्यालय में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच, यानी कि आज से कोई 1400 वर्ष पूर्व दुनिया के कई देशों के छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि भारत विश्व गुरु हुआ करता था और आज भी विश्व गुरु ही है। इस विश्वविद्यालय में करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे प्रतिदिन, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फ्रांस और तुर्की से आते थे। और करीब 2000 शिक्षक इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। ये अपने आप में जानना बेहद रोचक है। जी हाँ, जब पूरी दुनिया सिविलाइजेशन की तलाश में थी, तब भारत में ये विशाल विश्वविद्यालय था। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना से तकरीबन 1700 वर्ष पूर्व गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का भी एक अद्भुत नमूना है। बिल्कुल, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और तमाम जितने डेलीगेट्स हमारे देश पहुंचे हैं, हमारे मेहमान, उनकी मेहमान नवाजी करते हुए हमारे देश के 2 बड़े राष्ट्राध्यक्ष, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हमारे साथ 3 विशेषज्ञ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 3 अलग अलग तस्वीरों की। एक तस्वीर समय चक्र की, जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री ने समझाया। नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर भी वहाँ पर चस्पा थी, उसके बारे में भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विस्तार से प्रधानमंत्री ने बताया। कहीं ना कहीं हमारी प्राचीन जो सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, उससे भी G20 देशों के प्रतिनिधियों को अवगत कराने का प्रयास लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इसको किस तौर पर देखते हैं हर्ष जी? जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए, ये प्रयास पिछले कुछ महीनों से चल रहा था, जिसमें कि भारत ने G20 प्रोसेस को एक बड़ा विस्तृत तरीके से भारत के हर हिस्से में पहुंचाया। तो वो G20 सिर्फ एक प्रोसेस नहीं बना, एक दिल्ली सेंट्रिक आउटकम नहीं रहा G20 का। जब हमने देखा कि कैसे 200 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई, 60 से ज़्यादा स्टेट्स में, सिटीज़ और टाउन्स में हुई, भारत के हर हिस्से में हुई, कश्मीर से कन्याकुमारी और ईस्ट से वेस्ट हर जगह इसकी मीटिंग्स हुई। और उसमें कहीं पर हमने, मुझे लगता है, जो डायलॉग था G20 का, वो एक तरफा नहीं था कि भारत एक तरफ तो दुनिया से बात कर रहा था कि G20 की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए और भारत कैसे वैश्विक समस्याओं का एजेंडा तैयार करेगा, की रूपरेखा तैयार करेगा, पर एक डायलॉग भारत अपने आप से भी कर रहा था। ये देश में अलग अलग जो हिस्से हैं, अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, उनको जोड़ने की कोशिश, और एक तरह से ये एक कोशिश थी कि भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसकी क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये भी इस पूरे प्रोसेस से निकल कर आया कि हमने भारत का जो, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, भारत का जो इतिहास रहा है कि हमेशा से
एक ग्लोबल नेचर का रहा है। भारत ने कभी भी इस बात से भारत को दिक्कत नहीं हुई कि कि दुनिया हमारे साथ इंगेज करे, हम दुनिया के साथ इंगेज करें। तो मुझे लगता है उस इंगेजमेंट को आज की शताब्दी में कैसे कंटेक्चुअलाइज किया जा सकता है, इसकी परिकल्पना इस पूरे प्रोसेस ने करी। और इसमें जब हमने अपने यूथ को जोड़ा, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को जोड़ा, अपने नॉन गवर्नमेंट सेक्टर को जोड़ा, अपनी एकेडेमिया और मीडिया को जोड़ा, तो उससे जो एक इम्पैक्ट पड़ा है कहीं पर इस भारत के अंदर और भारत के बाहर, भारत के विषय में, भारत को समझने में, वो मुझे लगता है उसके काफी दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि उससे एक तरह से भारत की छवि को एक नए तरीके से देखने में और एक नए तरीके से समझने में काफी जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सहायता मिलेगी। तो मुझे लगता है जो प्रयास रहा आज का, कल का और आज का, जहां प्रधानमंत्री ने दूसरे देशों के शीर्ष नेतृत्व को भारत के इतिहास से, भारत की संस्कृति से परिचित कराया, बल्कि इसका पूरा जो एक खाका था, वो मुझे लगता है पिछले कुछ महीनों से बन रहा था, जहां पर भी जो पूरा प्रोसेस था G20 का, उसने भी ये कोशिश करी कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को दुनिया के सामने रखा जाए और भारत को एक तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए कि आज का भारत जो एक मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का समागम है, वो कैसे आज के चैलेंजेस को, आज की जो प्रायोरिटीज हैं, उनको डील करने में सक्षम है। भारत का इतिहास भारत को बल देता है। भारत की आज की जो प्रायोरिटीज हैं, वो भारत को ये दिखाती हैं कि भारत अपने इतिहास को एक तरह से लेवरेज करके कैसे आज की समस्याओं के बारे में दुनिया के साथ बात कर सकता है। तो मुझे लगता है जो प्रोसेस रहा है, ये भी बड़ा। हर्ष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की जो प्राचीनता है, परंपराएं हैं, इतिहास है, वो न्यू इंडिया का जो ये विजन है, इसे बल देता है। और हम निरंतर न्यू इंडिया के इस विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी प्राचीनता को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है मंजीव सिंह जी, आप अलग अलग देशों में भारतीय राजनयिक के रूप में, अपनी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि G20 से कुछ पहले, अगर मैं बाकी देशों की बात करूं, अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, तो वहां की राष्ट्रीय अध्यक्षा कहती हैं कि जो यहां पर भारतीय अल्पसंख्यक हैं, वो अपने आप को अल्पसंख्यक ना समझें। ब्रिटेन के अध्यक्ष कहते हैं कि मेरा भारत के साथ मूल से जुड़ाव है, मेरा भारतीय संस्कृति और सभ्यता में बहुत रुझान है, बहुत रुचि है। और साउथ अफ्रीकन यूनियन को जोड़ने के बाद साउथ अफ्रीकन अध्यक्ष कहते हैं धन्यवाद भारत। ये जो बदलता हुआ स्वरूप है, ये जो लोगों की एक कनेक्टिविटी भारत के साथ, भारत की ओर बढ़ते हुए जो कदम है, इसमें आप ये न्यू इंडिया की बदलती हुई छवि और इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं? देखिए दीक्षा जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं आपको सन 2000 वापस पे लेके जाता हूं, जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनील ने ब्रिक सारी दुनिया के सामने लाया। वहां से दुनिया नोटिस करने लगी कि भारत अब उभर जी। ये साल जो है 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है। पहली बात, हम लोग अमृत काल का पड़ाव उसमें आ गए हैं। पहले इट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्वार्टर बिफोर हमारा सेंचुरी ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। दूसरी बात, और ये चीज हम लोग भारत में बहुत बार नजरअंदाज करते, वी हैव बिकम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए, मैं आपको डिप्लोमेसी की साइड से बताऊं, हम लोग तो सारी अपनी उम्र लाइन में अगर कोई कहता था कि आप सेकंड नंबर पे लग जाइए, जाते थे, क्योंकि वी वर नंबर 2। लेकिन इसके बाद भारत का प्रतिनिधि जो है वो नंबर 1 लाइन में लगेगा, चाहे वो लाइन सिर्फ पॉपुलेशन बेसिस पे हो। याद करिए, पॉपुलेशन मीन्स साइज ऑफ द इकोनॉमी, इट मीन्स योर परचेजिंग पावर, और बहुत सारी साथ साथ, और सारी दुनिया का बच्चा भारत को जानेगा, चाहे कोई सिर्फ चौथी क्लास का भूगोल के लेसन तक ही क्यों ना पढ़ा हो, क्योंकि यू आर द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एवरीबॉडी विल नो हु यू आर। कोई मल्टीलैटरल रिफॉर्म आप हो, उसमें भारत की उसमें भागीदारी नहीं, भारत की पोजिशनिंग हाई टेबल पे लाने की उसके बाद हो ही नहीं सकती। ये परसेप्शनल इशू है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया का किस तरह भारत की तरफ नजरिया बना। दूसरी चीज, हम दुनिया की सबसे विकसित इकोनॉमीज में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हम लोग ऑलरेडी 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बाय द ईयर 2035 हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे, और गोल्डमैन सैक्स ने तो ये कहा है बाय द ईयर 2075
इंडिया विल बी वन ऑफ द 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स उन 2 में नहीं हो। अब ये चीजें अगर आप मानिए तो दुनिया तो नोटिस कर ही ली है। हम तो नोट करते हैं इनके प्रॉब्लम्स वगैरह, लेकिन दुनिया नोट कर रही है और भारत की बिल्कुल चेंजिंग छवि जो है ये दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर। मैं मानता हूं कि वी आर नाउ ए कंट्री ऑफ मेजर इंटरेस्ट टू ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द मोस्ट डेवलप्ड, द मोस्ट केपेबल एंड दोज हु आर डेवलपिंग एंड परहैप्स दोज हु आर मोस्ट इन नीड। ये फैक्ट है। और इस फैक्ट में एक और पहलू मैं जोड़ता हूं, जयंत दासगुप्ता जी ने ये बहुत अच्छी तरह कहा। देखिए प्रधानमंत्री मोदी, अब मैं पक्का नहीं कह सकता, बट मोस्ट प्रोबेबली ये G20 में सबसे सीनियर मोस्ट लीडर्स हैं, जो इन्होंने ये 9 बार और या 8 या 7 बार जो कोविड के समय नहीं हुई ये समिट्स अटेंड की जी। तो ये सब जो चीजें आप जब इनको ऐड करें, पर्सनल स्टेचर, इंडिया की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, वो सब जब आप ऐड करें तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जाता है जो आप कह रहे हैं। भारत का नेतृत्व, भारत की लीडरशिप एंड द ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया's प्लेस now as an emerged country, an emerged society and an emerged economy। हम ग्लोबल साउथ के मेंबर, हम अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमें बहुत जाना। मंजीव जी, आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, साथ ही साथ जयंत दास जी भी हमारे साथ जुड़े और हर्ष जी भी हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी पवन शर्मा का। पवन, बहुत कुछ आज भी होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है, दूसरा दिन है G20 समिट का। क्या कुछ आज चल रहा है इस वक्त? प्रतिबिंब अभी, क्योंकि तीसरा सेशन जो है वन फ्यूचर को लेकर जो है, जो शेड्यूल्ड है वो शुरू हो चुका है। राजघाट पे सभी राष्ट्राध्यक्ष थे, हमने तस्वीरों में देखा। उसके बाद जो है सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष फिर भारत मंडपम आ गए हैं और अभी जो भारत मंडपम का जो साउथ एरिया है वहाँ पे प्लांटेशन का जो है वो कार्यक्रम है, वहाँ पे वो प्लांटेशन करेंगे। और उसके बाद जो है 12:30 बजे तक जो है 12:30 बजे तक वहाँ पे जो तीसरी जो सेशन होना है वो होगा। उसके बाद जो है वो बायलैटरल मीटिंग्स का दौर चलेगा और इसके साथ ही जो डेक्लेरेशन है जिसके ऊपर की सर्वसम्मति बन चुकी है पिछले कल ही, भारत जो है विश्व में बड़ा उभर कर सामने आया है। और भारत में जब G20 समिट हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो पीछे नहीं हो पाया, जो बाली में नहीं हो पाया इंडोनेशिया में पिछले वर्ष, आम सहमति जो नहीं बन पा रही थी, अब चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर हो, वो चीज़ें हैं, वो यहाँ पे भारत में वो सहमति बन गई है, सर्वसम्मति बन गई है। सभी जो देश हैं जो G20 समिट में शामिल होने आए हैं, चाहे वो सदस्य देश हैं, चाहे वो इनवाइटी देश हैं, चाहे वो बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात हो, सबकी सर्वसम्मति से ये डेक्लेरेशन जो है वो आज जो है अंत में पेश किया जाएगा, रखा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जाहिर तौर पर और डेक्लेरेशन जो है दुनिया के सामने रखा जाएगा। तो ये यहाँ से अभी होने वाला है। और जहाँ तक आज की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर मैं करूँ तो सब जगह वो भारतीय संस्कृति जो है उसको सामने रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमने कल देखा जब समिट की शुरुआत हुई तो जब राष्ट्राध्यक्षों का वो स्वागत कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में जो था वो कोणार्क का जो चक्कर है, जिसको हम समय चक्कर भी कह सकते हैं, उसकी तस्वीर थी। जब शाम को डिनर था तो वहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, उसकी तस्वीर पीछे देखी। और राजघाट पे हमने आज जो है पीछे साबरमती आश्रम देखा। और सब जगह प्रधानमंत्री जो है उसकी छोटी छोटी बारीकियों को, उसके बारे में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको लगा खुद बताते हुए नजर आए। तो भारतीय संस्कृति को रखने का, भारत के जो सिद्धांत है, कितना पुराना इन्वायरमेंट के साथ विषय हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, भारत कितना उन्नत था और भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है। और मानवता के प्रति जो वसुधैव कुटुंबकम थीम भी है G20 की, उसको लेकर भारत अब से नहीं वर्षों से जो है लगातार उस दिशा में काम करता है। भारतीय संस्कृति उसी सिद्धांत पे काम करती है, क्योंकि पूरी वसुधा को ही जो है ये हम परिवार मानते हैं। तो वो सब जगह इंगित करते हुए, सबको बताते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और जब डेक्लेरेशन की तरफ, अंत की तरफ G20 समिट आज बढ़ेगा, तब भी यही जो है वो भारत की संस्कृति
संस्कृति और भारत का जो जीवन शैली है, भारत के जो सिद्धांत हैं, उनको प्रदर्शित करते हुए प्रधानमंत्री हर जगह नजर आएंगे। प्रतिबिंब। बिल्कुल पवन, अगर हम बात करें भारत मंडपम की तो इस वक्त आप वहाँ मौजूद हैं। अगर कल की बात करें तो इस पूरी पृथ्वी ने एक परिवार के साथ एक कदम ताल करते हुए एक आवाज़ में हामी भरी कि हम एक बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन अगर आज के दिन की बात करें तो आज भविष्य की परिकल्पना की जाएगी। काफ़ी अहम है आज का दिन, इस लिहाज से आज कितना उत्साह देख पा रहे हैं आप वहाँ? दीक्षा, बहुत उत्साह है, क्योंकि जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है उसको लेकर चर्चाएं इस समिट के शुरू होने से पहले से चल रही थी, और क्योंकि उसमें छोटी मोटी अड़चनें थी तो उसको लेकर ऐसा था कि ये डिक्लेरेशन आएगा, उसके ऊपर आम सहमति बनेगी नहीं बनेगी। तो ये जब दूसरा सेशन कल चल रहा था, वन फैमिली वाला जब सेशन चल रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री सामने आए। और ये बहुत ऐतिहासिक इसलिए कहा जाएगा दीक्षा, क्योंकि एक सेशन हुआ था सुबह में और दूसरे सेशन में ही जो डिक्लेरेशन होना है उसके मुद्दों पे जो है वो आम सहमति जो सामने आई। तो ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूक्रेन को लेकर सबको आशंका थी। तो उसमें जब सामने डिक्लेरेशन की बातें सामने आ रही हैं तो उसमें यूएस चार्टर को फॉलो करने की बात आई है। यूक्रेन का 4 बार जिक्र है, और जो सदस्य देश हैं G20 के, उनमें से चाहे जर्मनी की बात हो चाहे बाकी देश हो, वो खुले तौर पर जो है वो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं। तो अब पर जब रशिया की बात हो, जब वो पार्टिसिपेशन वहाँ कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि ये आएगा कि नहीं आएगा, पर ये डिक्लेरेशन आया, आम सहमति बनी, और उसमें कहा गया कि यूएस चार्टर जो है उसको फॉलो करना चाहिए। उसमें भारत ने सहमति दी और सभी देशों ने सहमति दी बिना पवन, एक बार डिक्लेरेशन में क्या कुछ खास है, उन बिंदुओं को हम दर्शकों के साथ कहता है कि साझा कर देते हैं। पवन, आप बने रहिए हमारे साथ, और हम बता देते हैं कि जो दिल्ली साझा घोषणा पत्र है वो 37 पेज का ये घोषणा पत्र है। इसमें कुल मिलाकर 83 पैराग्राफ हैं, और एक पृथ्वी, एक परिवार और हमारा भविष्य इसका मूल सिद्धांत है, और सभी देश सतत विकास लक्ष्यों पर काम करने पर सहमत हो गए हैं। बिल्कुल, भारत की पहल पर वन फ्यूचर अलायंस और सभी देशों को यूएन चार्टर के नियमों के मुताबिक काम करना चाहिए, ये बात रखी गई है। इसके अलावा बायोफ्यूल अलायंस बनने पर सहमति हो गई है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि थीम है वसुधैव कुटुंबकम। और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को मजबूती दी जाए, इस पर भी सहमति बनी है। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया जाए, इस पर भी सहमति बनी है। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने को लेकर बातचीत भी हुई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा प्रतिबिंब। दरअसल कह सकते हैं कि 9 सितंबर को जो पहला दिन था वो बेहद उपयोगी दिन था। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को अपनाना, एक मेगा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा और अफ्रीकी संघ को G20 के समूह के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करना भी शामिल था। और इसी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं पवन शर्मा, जो भारत मंडपम में मौजूद हैं। पवन, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी। अगर हम अभी तक इस पूरे जो प्रेसिडेंसी के पूरे साल को देखें तो हमने देखा कि किस तरीके से 200 बैठकें हुई 60 अलग अलग शहरों में। ये पहला ऐसा देश है जिसने अपनी पूरी संस्कृति, सभ्यता के साथ पूरे विश्व को जोड़कर रखा, और यही हमें भारत मंडपम में भी देखने को मिला। हम देख सकते हैं कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए हैं, पूरे भारत को यहाँ पर लाकर रख दिया गया है। यहाँ आने वाले जितने लोग हैं, अगर हम फर्स्ट लेडीज कहें अलग अलग देशों की, तो उनमें भी एक खासा उत्साह नजर आया। क्या आपकी बाहर की मीडिया से या किसी व्यक्ति से बात हुई, कितना उत्साह उन लोगों में भारत की संस्कृति, सभ्यता को लेकर? दीक्षा, यहाँ पे भारत की संस्कृति को G20 समिट तो भारत मंडपम में हो रही है, पर उसके साथ जो प्रगति मैदान में इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया हो, चाहे साथ में क्राफ्ट एग्जीबिशन हो, चाहे भारत की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसकी प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है, और लोकतंत्र के विषय में ये भी प्रदर्शनी यहाँ पे लगी हुई है। तो हर तरीके से भारत को प्रमोट करने के और भारत को समझ पाए, मिनी भारत मैं कह सकता हूँ कि जो क्राफ्ट एग्जीबिशन है यहाँ पे लगी हुई है। बहुत सारे विदेशी मीडिया के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। डेलीगेट्स की जो पत्नियां हैं या डेलीगेट्स जो लोग आए हैं वो भी यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, और जहाँ-जहाँ बिल्कुल तमाम डेलीगेट्स हमें विजिट कर रहे हैं।
बिल्कुल, तमाम डेलीगेट्स हमें मिल रहे हैं और हमने देखा किस तरीके से एक खुश मिजाजी है सबके अंदर, भारत की संस्कृति को जानने, भारत की सभ्यता के बहुत करीब आकर सब बहुत गर्मजोशी से इस जो स्वागत किया जा रहा है, इसका आतिथ्य का, इसको बहुत गर्मजोशी से स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल पवन, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ, क्योंकि हम पल पल दिखाएंगे आपको आज के दिन की पूरी कवरेज। एक छोटा सा ब्रेक। G20 के लिए राजधानी दिल्ली दुल्हन की तरह सज गई है। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में यह सम्मेलन हो रहा है। सबकी निगाहें आज भारत की तरफ हैं, जिसमें सबसे अधिक चर्चा हो रही है G20 के लोगो की, जिसे 8 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। G20 का लोगो भारत नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। ये ऐतिहासिक